लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन रिलेटेड सारी वर्कशीट होप सो आप लोगों ने सॉल्व की होगी। देन टेस्ट भी है, अभी तो कुछ लोगों ने दिए है, कुछ लोग पेंडिंग है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल टेस्ट भी सबमिट करो। सो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, अब देखो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है ग्रेविटेशन, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ये ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है। यस, कौन आंसर कर सकता है? व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन? व्हाट इज ग्रेविटेशन? देविका। ग्रेविटेशन मतलब इट्स ए नेचुरल फेनोमिनन जो इंटरेक्शन इन्वॉल्व करता है रिलेटेड टू मास। मतलब मास की वजह से जो भी इंटरेक्शन होता है नेचर में, तो उसको अपन पढ़ते हैं अंडर ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले आना पड़ेगा मास के ऊपर। तो ये मास मतलब क्या होता है? मैं इनर्शिया एक्सप्लेन कर रहा था, तब भी मैंने ऐसी कुछ बातें बोली थी, सेम बातें हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मास मतलब क्या है? बेसिकली एक टेंडेंसी है, नेचर में प्रेजेंट है, नेचुरल टेंडेंसी है, जिसका काम होता है कि सराउंडिंग के स्पेस में अपनी खुद की इंफ्लुएंस वाली एक फील्ड बनाना, और ये फील्ड जो है अगर मास प्रोड्यूस करता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे हम आगे के टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि मास के सिमिलर और एक टेंडेंसी आती है जिसको हम कंसीडर करते हैं एज ए चार्ज। तो चार्ज भी एक टेंडेंसी होती है जिसका काम होता है कि सराउंडिंग के स्पेस में एक फील्ड बनाना, जिस फील्ड का जो पूरा कंट्रोल है या फिर इंफ्लुएंस है उस चार्ज के पास होगा। अगर उसे चार्ज प्रोड्यूस करता है तो हम कंसीडर करते हैं एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में और एक फील्ड के बारे में डिस्कस करना है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर मोशन इन चार्जेस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस टॉपिक में हमारा जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मास एंड रिलेटेड पार्ट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन मतलब क्या है? एक फिनोमिनन है विच इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बॉडीज बिटवीन द मासेस और बॉडीज विच हैज टेंडेंसी ऑफ मासेस। देन मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब है इट्स ए टेंडेंसी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी विच हैज ए टेंडेंसी ऑफ मास विल प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। अब आगे जाके फिर डिस्कशन आता है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब होता है स्पेस अराउंड द मास, स्पेस अराउंड द मास in which any other mass will experience, in which any other mass will experience force of attraction, force of attraction। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब एक ऐसा स्पेस है जो मास होता है अपने सराउंडिंग में, जैसे कि ये मास यम है, ये अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करता है, और इस स्पेस में अगर दूसरा कोई भी मास है अगर एंटर करने का ट्राई कर रहा है तो ये मास क्या करता है? उसके साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि मास की जो है एक ही टाइप होती है, इसलिए यहाँ पे इंटरेक्शन भी एक ही टाइप का होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होने वाला है। एंड इससे रिलेटेड जो है हम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर पढ़ रहे थे, तब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था। वो फोर्स नथिंग बट इसी टाइप का, इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड रहने वाला फोर्स था। तो इस टॉपिक में जो भी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू ग्रेविटेशन, रिलेटेड टू मास, रिलेटेड टू टेंडेंसी ऑफ मास एंड रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फील्ड हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इस तरह की ये बेसिक बातें हमें करनी है। अभी अगर टॉपिक का सिलेबस देखेंगे तो टॉपिक में हमें स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करके दिया है कि ये जो ग्रेविटेशन है जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है, वो जो अर्थ है एक कंप्लीट बॉडी होती है एंड उसके सराउंडिंग में मून रिवॉल्व होता है। देन हमारी अर्थ की एंड मून की सिस्टम है, ये सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व करती है। इस तरह की जो भी ह्यूज प्लैनेटरी बॉडीज है जो एक पर्टिकुलर जगह पे है या फिर कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में मोशन परफॉर्म करती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? यही फेनोमिनन होता है, यही ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है सबसे पहले मतलब अराउंड 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट जो था,
आर्यभट्ट जो थे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले ये बात एक्सप्लेन की थी कि हमारी जो अर्थ है वो अर्थ खुद के सराउंडिंग में रोटेट होती है एंड साइमल्टेनियसली सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व होती है। जो समझने के लिए दुनिया को गैलीलियो, टाइको ब्राहे एंड केपलर के 16th सेंचुरी के इन्वेंशंस का वेट करना पड़ा था, वो बातें आर्यभट्टा ने जो है वो 5th सेंचुरी में ही बोल दी थी। ठीक है, लेकिन ये बेसिक बातें, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो आप बस एक टॉपिक में से गो थ्रू जाएंगे तो ये सारी बातें आप रीड कर सकते हैं। हम एक्चुअल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं। एंड फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू टॉपिक हमें दिया गया है, दैट इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब बेसिकली केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसको फॉर्मुलेट किया था जॉन्स केपलर ने। लेकिन एक्चुअल इस लॉ में जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाला, अपने लाइफ टाइम ये यूनिवर्स का ऑब्जर्वेशन करके सारी बातें रिकॉर्ड करने वाला साइंटिस्ट था टाइको ब्राहे। लेकिन टाइको ब्राहे की जो भी बातें थी उसको फॉर्मुलेट करके हमारे सामने एकदम 3 सिंपल बेसिक लॉ के फॉर्म में एक्सप्लेन किया था बाय केपलर। तो हम यहाँ पे केपलर के लॉस पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ आता है जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। और इस लॉ ऑफ ऑर्बिट में केपलर एक्सप्लेन करता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स around the sun into an elliptical orbit, into an elliptical orbit where sun is situated, at one of the foci। मतलब क्या होता है देखो कि बेसिकली जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, हमें मालूम है कि सन है एंड सन के सराउंडिंग में सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, अपनी ऑर्बिटल यानी रिवॉल्यूशनरी मोशन परफॉर्म करते हैं। तो हमें पहले ये बातें मालूम नहीं थी कि एक्चुअल उनका पाथ कैसा है। जैसे गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशन किया था विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप और बोला था कि प्लैनेट जो है वो सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं अराउंड द सन। लेकिन उसके बाद में टाइको ब्राहे का ऑब्जर्वेशन एंड उसी को सिंपल फॉर्मेट में एक्सप्लेन करके केपलर एक्सप्लेन करता है कि ये जो प्लैनेट सन के सराउंडिंग में मोशन परफॉर्म करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी मोशन अलोंग इलिप्टिकल पाथ, जिसमें इलिप्स को हमें मालूम है कि 2 फोकस होते हैं इस तरह से। तो ये दोनों फोकस में से एक फोकस के ऊपर, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, इन दोनों फोकस के ऊपर कौन होता है, सन होता है। एंड सन के सराउंडिंग में इस पाथ के अलोंग हर एक प्लैनेट क्या करता है, अपनी मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिससे हमें मालूम हुआ था कि प्लैनेट जो है अपनी मोशन कौन से ऑर्बिट के अलोंग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है दोनों फोकस में से पास होती है, इसको बोला जाता है एज ए मेजर एक्सिस। देन इसको परपेंडिकुलर ये लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा माइनर एक्सिस। तो ये मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस होते हैं, इसको अपन 2a एंड इसको अपन 2b ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कंसीडर कर सकते हैं और या फिर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बना केपलर का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो हो गया इसका स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में सेकंड लॉ आता है केपलर का, जिसमें केपलर एक्सप्लेन करता है कि जब ये प्लैनेट सन के सराउंडिंग में इलिप्टिकल पाथ के अलोंग अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ वेलोसिटी या फिर लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। इसमें केपलर एक्सप्लेन कर रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन sweeps out equal areas in equal intervals of time। मतलब ये जो प्लैनेट सन के सराउंडिंग में रोटेट हो रहा है या फिर इलिप्टिकल पाथ के अलोंग
ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे प्लैनेट की सपोज कोई भी एक पोजीशन है, जैसे कि मैंने ए बोला है, इसको अगर मैं सन के साथ कनेक्ट कर दूंगा, थोड़ी देर बाद अगर प्लैनेट यहाँ पे आ गया, मैंने जिसको बी बोला है, तो ये दोनों लाइन ने, मतलब ये एक ही लाइन है, इसने जो गिवन टाइम में टी इतने टाइम में अगर A1 इतना एरिया कवर किया है, तो इसके पाथ के अलोंग कहीं पे भी अगर कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ पे पोजीशन सी है एंड यहाँ पे पोजीशन डी है, तो ये सी एंड डी के बिटवीन जो एरिया है, अगर ये टाइम सेम रखेंगे तो ये एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है, इट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर टाइम दिया है इक्वल, तो वहां पे कवर होने वाला जो एरिया है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। और यहां पे सेकंड लॉ जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कि यहां पे जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, जिसको अपन लिख सकते हैं कि L अपॉन ट्वाइस ऑफ m, ये ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। केपलर सेकंड लॉ जो है प्लैनेटरी मोशन का, इट रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी ये एक्सप्लेन करता है कि प्लैनेट जब भी इस तरह की मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो हो गया इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, उसके बाद में आता है केपलर का थर्ड लॉ, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ पीरियड। और लॉ ऑफ पीरियड में ये केपलर एक्सप्लेन करता है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis, यानी कि हर एक प्लैनेट को सन के सराउंडिंग में जो भी चक्कर मारने के लिए टाइम लगता है उसको अपन पीरियड बोल रहे हैं, टाइम पीरियड बोल रहे हैं या फिर पीरियोडिक टाइम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पीरियोडिक टाइम होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेमी मेजर एक्सिस के ऊपर। एंड इसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो इस तरह से होती है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे देखो, ये मेजर एक्सिस अगर 2a है, इसका हाफ मतलब सेमी मतलब आधा, तो कितना बनेगा, a बनेगा, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a का क्यूब। एंड अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इनका रेशियो लेते हैं, यानी कि सिंप्लीफाई होके ये बनेगा T2 by T1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A2 by A1 का क्यूब। एंड इसमें वैल्यू पुट करके हम जो भी रिक्वायर्ड आंसर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो केपलर के तीनों लॉ में से यही एक इंपॉर्टेंट है जहां से हमें फॉर्मूला भी मिलता है एंड जिससे रिलेटेड हमें मिनी क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। ठीक है, सो ये थे केपलर के लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फर्स्ट लॉ जिसमें समझ में आ गया कि कौन से ऑर्बिट के ऊपर प्लैनेट मूव होगा। सेकंड लॉ जिसमें हमें समझ में आ गया कि वहां पे एरिया जो कवर होता है वो इक्वल होता है। उसके बाद में थर्ड लॉ जिसमें हमें रिलेशन मिल गया सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ का एंड पीरियोडिक टाइम का। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट इसका भी। तो इससे रिलेटेड हमें वर्कशीट में भी टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज मेनी टाइम्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटेड टू इसी थर्ड केपलर लॉ के अकॉर्डिंग आते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, सपोज आपको बोला गया है कि इफ सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन, क्वेश्चन दिया है कि सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन अगर डबल हो गया तो उस केस में व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईयर। देखो कंडीशन क्या है कि अभी नॉर्मल केस में जो अर्थ एंड सन के बिटवीन का सेपरेशन है वो है, एज्यूम कर लेते हैं वो कांस्टेंट है, तो उसके लिए जो है एक ईयर लग जाता है, 1 ईयर लगता है अर्थ को कंप्लीट चक्कर मारने के लिए। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट केस में गिवन डेटा है उसमें बोला है कि T1 अगर 1 ईयर है, देन जो डिस्टेंस है A1 वो A है। बाद में हमने अगर इस सेपरेशन को डबल कर दिया, मतलब A अगर बन गया ट्वाइस ऑफ A, तो उस केस में न्यू पीरियोडिक टाइम कितना होगा, यानी T2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आपको दिया है।
चलो करो कैलकुलेटर, बोला आंसर कितना आता है, कम फास्ट। टू रूट टू, वेरी गुड। चलो सर्वेश का आंसर भी आ गया। क्या करना होगा, T2 अपॉन T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 का क्यूब। अब T2 कितना है मालूम नहीं, T1 कितना है 1 है, छोड़ दो स्क्वायर। यहाँ पे A2 मतलब ट्वाइस ऑफ A मतलब A, इसका क्यूब करना है, कैंसल। अब 2 का क्यूब आता है 8, यानी यहाँ पे क्वेश्चन कंडीशन आ गई T2 स्क्वायर इक्वल्स टू 8, यानी ये T2 इज इक्वल्स टू बन गया रूट ऑफ 8, एंड इसी रूट ऑफ 8 को अपन बोलते हैं एज ए 2 रूट 2, यानी कि अराउंड 2.8 ईयर इतना पीरियोडिक टाइम बनेगा अगर सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ डबल हो गया तो। सेम क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला है कि अगर अभी का सेपरेशन ए है, टाइम पीरियड 1 ईयर है, एंड अगर हम ये सेपरेशन जो है A2 इसको अगर हाफ कर देंगे, मतलब A/2 बना देंगे, तो पीरियोडिक टाइम कितना बनेगा। चलो डू इट, कमन फास्ट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आंसर्स करेक्ट आनी चाहिए। चलो पटपट, इतना टाइम। वेरी गुड सर्वेश। चलो बाकी लोग, क्या होगा यहाँ पे, T2 बाई T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा A2 बाई A1 का क्यूब। अब A2 है A/2, तो ये बनेगा A/2, A1 है A, तो ये बन गया A, इसका क्यूब करना है, A कैंसिल करेंगे, इसका क्यूब आएगा 1/8, यानी कि फिर से कंडीशन आ रही है T2, T1 तो 1 है, T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/8, अगर रूट लेंगे तो T2 बनेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 8 मतलब 2 रूट 2, एंड 2 रूट 2 मतलब ये आएगा 1 अपॉन फिर से 2.8, अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो दैट विल बी योर आंसर, जो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 0.3 समथिंग ईयर, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं आप बाद में। इसके अराउंड जो भी इसकी रेंज में आंसर होगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ऋषभ, हाँ 1/2.8 करेक्ट है बेटा, ठीक है। बस एट द एंड क्या करना है, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में ऐसे दिए ऑप्शन तो ऐसे रहने दो, अगर रेसिप्रोकल लेके सिंप्लीफाई करके दिया है तो सिंप्लीफाई करना है। चलो सो इस तरह से ये बन गए केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से रिलेटेड हमें थ्योरेटिकल बातें डिस्कस करनी है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू थर्ड लॉ आएंगे, इसलिए वर्कशीट में जो है न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ही एनुअल है, ठीक है। उसके बाद अगर पढ़ेंगे तो जिस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वही पॉइंट आता है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने फाइंड किया था, अब वो कैसे फाइंड किया था, उससे पहले क्या हुआ था ये तो आपको मालूम है, सफरचंद वाली स्टोरी, उसको हम अभी यहाँ पे छोड़ देंगे। एक्चुअल में क्या हुआ था देखो, कि ये सारी जो बातें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले ग्रेविटेशन में, जैसे मैंने एनएलएम में भी ये बात बोली थी कि एरिस्टोटल बोल रहा था एक हेवी ऑब्जेक्ट एक लाइट ऑब्जेक्ट है, दोनों को छोड़ देंगे तो हेवी ऑब्जेक्ट पहले आके गिरेगा, लाइट ऑब्जेक्ट को टाइम लगेगा। उसके बाद में गैलीलियो सेम बात एक्सप्लेन करता है कि ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर ग्रेविटी डिपेंड ही नहीं है, इसलिए दोनों जो है वो अर्थ को साइमल्टेनियसली स्ट्राइक कर देंगे। उसके बाद में सर आइजैक न्यूटन जो है एक्चुअल में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करके हमें कुछ यहाँ पे रिलेशन एक्सप्लेन कर देता है, एंड जिसके ऊपर से ये जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको डिराइव किया जाता है, ठीक है। अब ये डिराइव कैसे हुआ, उसकी जो स्टेप्स का डिस्कशन है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको मैं ओरली बोल देता हूं और आप बुक में से एक बार उसको रीड कर देंगे। कि बेसिकली मून के बारे में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हुआ था कि जो हमारा मून होता है वो क्या करता है, अर्थ के सराउंडिंग में चक्कर मारता है, एंड ये जो मून है इसको अर्थ के सराउंडिंग में एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 27.3 डेज, एक अमावस्या प्लस एक पूर्णिमा। इतने टाइम इंटरवल में क्या होता है, मून का अर्थ के सराउंडिंग में जो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो मून का अर्थ से डिस्टेंस है वो है 3.85 × 10⁵ किलोमीटर।
मतलब अर्थ एंड मून के सेंटर, सॉरी अर्थ का सेंटर एंड मून का जो डिस्टेंस है वो भी हमें मालूम है, उसके बाद में उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है वो भी हमें मालूम है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो बेसिकली जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मून, हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2π/t। उसके बाद में हमें जो है सेपरेशन भी मालूम है, तो इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पे एक एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको बोला जाता है, क्या ये आर ओमेगा स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, बोलो कौन से टॉपिक में पढ़ा था और किसका फॉर्मूला ये? रेडियल एक्सेलरेशन। वेरी गुड, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज गिवन बाय आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यानी यहाँ पे आर दिया है, यहाँ पे ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टी है, तो ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू अगर पुट करेंगे कितना था आर, 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ये आर है। इनकी वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पे ए आर मिलेगा, उसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके, ये कोई रिमेंबर नहीं करनी आपको, बस ये कैलकुलेशन करके इतनी आ गई थी 0.027 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यानी ये मून जो है इतना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, मून जो है इतना एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे कि अर्थ के सरफेस के ऊपर मून को छोड़ के कोई भी बॉडी है, तो उसके ऊपर अर्थ कितना एक्सेलरेशन इंपार्ट करती है, ये तो मालूम है ना, कितना एक्सेलरेशन इंपार्ट करती है, बोलो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे बॉडी का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मून का एक्सेलरेशन, इनका अगर डिवीजन करूंगा यानी 9.8 अपॉन 0.027, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक नंबर मिलेगा, कितना नंबर आएगा बोलो, चलो अब इतना तो कैलकुलेशन करो, 9.8 डिवाइडेड बाय 0.00027, चलो सर्वेश कितना आता है, ये आता है अप्रोक्सीमेटली 3600। उसी तरह से अगर यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, इसको डिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस ऑफ द मून, इनका अगर यहाँ पे हम रेशियो देखेंगे, मतलब डिवीजन लेंगे, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी अपॉन डिस्टेंस ऑफ द मून, कहां से, अर्थ के सेंटर से। अब बॉडी का डिस्टेंस मतलब अराउंड 6400 किलोमीटर है, ऐसे हम लेते हैं, एक्चुअल में ये चेंज होता है 6378 के आसपास होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए उसको 6400 कंसीडर कर रहे हैं। मून का कितना था डिस्टेंस, 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर था। इनका अगर रेशियो लेंगे तो इनका जो रेशियो है वो आता है अप्रोक्सीमेटली 60। यही बातें थी जिसके ऊपर से न्यूटन को आइडिया आया था कि दो बॉडी जिनके पास मासेस है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती होगी, तो यहाँ पे अगर इनका रिलेशन देखेंगे दोनों इक्वेशन का, तो हमें समझ में आता है कि एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है टू द आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का रेशियो एंड इस रेशियो का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। फिर यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, फिर आगे न्यूटन का तो खुद का ही लॉ था, F = ma होता है। फिर इस मास को फर्स्ट केस में कंसीडर किया एक बॉडी का, फिर दूसरे बॉडी का लिया, तो दोनों बॉडी के बिटवीन का फोर्स आ गया। एंड ये सारे इक्वेशन को स्टडी करने के बाद फिर न्यूटन जो है अपना फाइनल लॉ एक्सप्लेन करता है कि एवरी पार्टिकल of matter attracts every other particle of matter with a force which is number 1 directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन को पुट करके, सिंप्लीफाई करके, कैलकुलेट करके, फिर एक्चुअल में ये स्टेटमेंट में जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं वो लॉ यहाँ पे डिराइव हुआ था। यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 है, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r² है।
फिर यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करेंगे तो हमें रिलेशन मिल गया F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया, उसको रिप्लेस करके हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके आ गए और ये बना g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एंड इसी इक्वेशन को बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं g, इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन का जो फोर्स होगा वो हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इसको अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ये एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बॉडीज है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला गया है। एक्चुअल कंडीशन ये थी कि न्यूटन ने जब ये एक्सप्लेन की थी बातें तो उसका बोलना था कि इट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट मासेस ओनली, लेकिन जब हम ये ग्रेविटेशन का लॉ अप्लाई करने वाले हैं तो ये डिफरेंट प्लैनेट्स के बिटवीन आती है, लेकिन प्लैनेट की बॉडी तो बहुत ह्यूज होती है। तब से कन्वेंशन हमने डिसाइड किया था कि बॉडी कितनी भी बड़ी है तो भी हम क्या करेंगे, उस बॉडी का जो पूरा मास है उसके सेंटर पे ही कंसीडर करेंगे। सेंटर पे पूरा मास फोकस्ड है ये हम एज्यूम करके फिर उसको अप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरी बात, इट्स सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स यानी क्या होगा, इट ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम और अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। बॉडी के एंड पे, पेरीफेरी पे, अदर किसी भी पॉइंट के ऊपर ये एक्ट नहीं होगा, ये एक्ट होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स। दो बॉडी के सेंटर को लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के ऊपर ये एक्ट होगा। तीसरा, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके। इतना वीक है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में 10 टू द पावर -39 टाइम्स ये वीकर है। उसके बाद ये मीडियम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। कोई मीडियम है तो भी चलता है, कोई मीडियम है तो भी, कोई मीडियम नहीं है तो भी चलता है। मतलब मीडियम के होने से या मीडियम के नहीं होने से इस ग्रेविटेशन के जो फोर्स का फॉर्मूला है या फिर उसका मैग्नीट्यूड है इसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हर बार जो है हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो हो गया इसका स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको दो बॉडी के मासेस एंड उनके बिटवीन का जो सेपरेशन है इसमें से कोई भी एक अननोन टर्म देंगे और बोलेंगे करो कैलकुलेट। तो एकदम बेसिक लेवल के कैलकुलेशंस होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस यानी कि क्या है, देखो कि जो फोर्स होते हैं वो अगर एक ही फोर्स है तो हम इजीली फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे फोर्सेस के नंबर बढ़ गए, अब फोर्सेस के नंबर क्यों बढ़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें मालूम है, अब मालूम हो चुका है कि अगर स्पेस में किसी पॉइंट को हमने m इतना मास रख दिया, अगर ये अकेला मास है तो ये क्या करेगा, सिर्फ खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने इसके सराउंडिंग में और एक मास रख दिया, अगर मैं पहले मास को m1 बोल रहा हूं और ये दूसरा मास m2 है, इनकी बिटवीन का सेपरेशन अगर ये r1 है, अगर ऐसे दो मासेस रहेंगे तो ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ही फोर्स होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सराउंडिंग में और एक मास लेके आ गया m3 जिसका डिस्टेंस दिया है r2, तो अब क्या होगा, अब ये m1 के ऊपर एक्ट होने वाले दो दो फोर्सेस आएंगे। मतलब कंडीशन क्या होगी, देखो ये m2 है, ये भी m1 को इस डायरेक्शन में खींचेगा, इनका फोर्स F1 रहेगा। ये m3 है, ये भी इसको खींचेगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे F2 रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर स्पेस में जो मासेस है उनके नंबर मोर देन 2 बनते हैं तो वहां पे फोर्स जो है वो भी मोर देन 1 बन जाता है। और इस सिचुएशन में रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन मास अगर कैलकुलेट करना है तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस यूज करना पड़ता है, जो एक्सप्लेन कर रहा है कि जितने सारे फोर्सेस होंगे उन सारे फोर्सेस की सम करो, लेकिन ऑर्डिनरी नहीं। कौन सी सम करो, वेक्टर सम करो। तो यहाँ पे अगर वेक्टर सम करेंगे तो वेक्टर सम का जो रिजल्टेंट होगा वही रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन मास हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल जो है वेक्टर के सारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन बेसिकली हमें हर बार वेक्टर का एक ही फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है
जो हम रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, जो है रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा, वेयर p इज द, यहां पे बनेगा पहला फोर्स F1, q बनेगा दूसरा फोर्स F2 एंड थीटा बनेगा एंगल बिटवीन F1 एंड F2। अब कैसे, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है उनके थ्रू यहां पे समझते हैं कि जैसे आपको बोला गया है कि 3 मासेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है आर प्लेस्ड along vertices of an equilateral triangle। 3 मासेस है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसको अपन इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, जैसे कि ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे मास यम, यहाँ पे मास यम, यहाँ पे भी मास यम। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक साइड की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, यल, यल एंड एल। ये बन गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आपको बोला गया है कि कैलकुलेट और फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास प्लेस्ड एट बी। इस बी के ऊपर जो मास हमने रख दिया है, प्लेस किया है, इसके ऊपर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। अब कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहले हमें मालूम है ए के ऊपर का जो मास है इस बी के ऊपर के मास को अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और वो रहेगा F1। अभी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था G अमोनियम 2 अपॉन R स्क्वायर, उसमें R का मतलब यल है, अमोनियम 2 सेम है, इसलिए F1 की वैल्यू बनेगी G इंटू यम स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर। उसी तरह से C के ऊपर का मास B के मास को अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन, और ये अट्रैक्शन के लिए फोर्स बन जाएगा F2। तो यहाँ पे ये F2 की जो वैल्यू है वो आ गई G इंटू यम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब ये दो फोर्सेस तो मिल गए, हमने पहले डिसाइड किया है कि पहले को P दूसरे को Q बोलेंगे। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मुझे बोलो ये दोनों फोर्सेस के बिटवीन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि F1 एंड F2 दोनों इक्वल है। देखो यहाँ पे F1 एंड F2 की पूरी वैल्यू सेम है, इनको मैं बोल सकता हूं F। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रिजल्टेंट फोर्स के लिए तो ये बनेगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 60। कॉस 60 होता है 1/2, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यानी ये बन गया स्क्वायर रूट में 3 टाइम्स ऑफ F स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिजल्टेंट आता है √3 टाइम्स ऑफ F। ये इन जनरल फॉर्मूला मिल गया, स्टैंडर्ड केस मिल गई। आपको एमसीक्यू में बस क्या कर सकते हैं, ये एम की एंड एल की वैल्यू वो नंबर में दे सकते हैं, ठीक है? है क्लियर? यस सर। यस सर। इसी तरह से और एक इंपॉर्टेंट केस आती है जो हम कंसीडर करते हैं रिलेटेड टू स्क्वायर। अभी आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की जगह पे बोलेंगे कि स्क्वायर है और ये स्क्वायर के चारों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल मासेस प्लेस किए हैं, यम 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 यम। ये दिया है आपको A, ये है B, दिस वन इज C एंड ये बन गया D। और आपको बोला जाता है कि अगर इस तरह की आपको अरेंजमेंट दी है तो ये C के ऊपर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो पहले जो है हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल फोर्सेस कौन से हैं, उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम डिसाइड कर लेंगे। तो उसके बाद में हमें यहाँ पे समझ में आता है कि बेसिकली यहाँ पे D का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में खींचेगा विथ फोर्स F1, B का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में खींचेगा विथ फोर्स F2, एंड जो यम का फोर्स रहेगा वो इस डायरेक्शन में खींचेगा और जिसकी डायरेक्शन दिखाई है और उसकी वैल्यू रहेगी F3। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और आपको बोला है कि स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो R है, तो यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। उसी तरह से जो F2 हमें कैलकुलेट करना है वो भी बनेगा GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहां पे अगर दोनों की कंडीशन देखेंगे, पहले दोनों को क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसमें P एंड Q दो ही थे, तो इसलिए हम पहले F1 एंड F2 ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है देखो कि फिर से F1 एंड F2 दोनों इक्वल हो गए। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर दो फोर्सेस
एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ये डायगोनल के अलोंग ये रिजल्टेंट एक्ट होगा। अब अगर ये F1 F2 इक्वल है तो यहाँ पे रिजल्टेंट का फिर से वही फॉर्मूला आएगा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 मतलब F का स्क्वायर cos 90 0, यानी रिजल्टेंट बनेगा रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर मतलब √2 टाइम्स ऑफ F। लेकिन ये दो फोर्सेस F1 F2 का रिजल्टेंट है जो R के अलोंग एक्ट हो रहा है। अब हमें F3 चाहिए, तो F3 में जो है कंडीशन मासेस की सेम रहेगी, बस जो सेपरेशन है इस तरह से कंडीशन है, ये R है ये R है, तो यहाँ पे डायगोनल की लेंथ होती है √2R, नहीं मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो ये बनेगा GM का स्क्वायर अपन √2R का होल स्क्वायर, यानी ये बनेगा 2 × R का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो F3 है एंड जो अभी अभी हमने रिजल्टेंट निकाला था इन दोनों फोर्सेस का, बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें उनकी डायरेक्ट एडिशन करनी पड़ती है, इसलिए ये बनेगा R प्लस F3। अब R एंड F3 इन दोनों की वैल्यू देखते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं, R कितना है √2 टाइम्स ऑफ GM अपॉन R स्क्वायर, तो इन दोनों को एडिशन करते टाइम यहाँ पे GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा √2 प्लस 1/2, तो ये हमें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन मास, फिर वो कोई भी हो सकता है, अलोंग वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर जो है उसका एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, सेम बात हम अप्लाई करके जो रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल के अगर वर्टेक्स के ऊपर मासेस प्लेस कर देंगे तो वो कितना होगा ये भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड उसके एप्लीकेशन। ये 2-3 ही एप्लीकेशन है स्टैंडर्ड केस में, अगर इससे रिलेटेड इनको छोड़ के दूसरे कोई आ रहे हैं तो आपको सिमिलर प्रोसेस फॉलो करके उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। तो ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमें टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके अबाउट डिस्कशन करना है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब होता क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हर एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है एंड उस फोर्स की वजह से बॉडी जो है एक्सेलरेट होती है। जैसे ये चौक है, अगर मैंने यहां से छोड़ दिया, मैं इसको फेंक नहीं रहा हूं, मैं बस छोड़ रहा हूं, छोड़ने के बाद ये नीचे जा रहा है। नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारे अर्थ का जो ग्रेविटी का फोर्स है, जो एक्सेलरेशन है, इस चौक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें फाइंड करना है, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल बहुत सारे मेथड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हमें मालूम है कि न्यूटन का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे ए को बस मैं जी बोल रहा हूं, और जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद में अभी अभी जो हमने न्यूटन का लॉ डिराइव किया था वो है F इक्वल्स टू जी m1 m2, लेकिन यहाँ पे m1 m2 की जगह पे मैं कैपिटल M स्मॉल m ले रहा हूं अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पे मीनिंग देखो, स्मॉल m का मतलब मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट होने वाला है उसका मास, कैपिटल M का मतलब मास ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ का मास, और अर्थ का मास कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। कैपिटल R का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, एंड जी के बारे में तो अभी देखा था, इट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर देखेंगे तो इनकी एक साइड सेम है, तो हम अनदर साइड अगर इक्वेट करेंगे तो कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा m × g, तो यहाँ पे mm कैंसिल होके हमें एक्सप्रेशन मिलेगा फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज स्मॉल g इक्वल्स टू gm अपॉन R स्क्वायर।
तो अर्थ के लिए तो हमें मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन आता है, लेकिन सेम इक्वेशन सेम एक्सप्रेशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर वेरियस प्लैनेट्स। या फिर आपको अगर अर्थ के किसी अदर प्लैनेट का कंपैरिजन दिया है तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि दूसरे प्लैनेट के लिए g इक्वल्स टू दूसरे प्लैनेट का मास अपॉन दूसरे प्लैनेट के रेडियस का स्क्वायर। एंड अगर ये अर्थ के लिए है तो यहां पे हम लिख सकते हैं g फॉर अर्थ इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल G कैंसिल हो जाएगा एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा g फॉर प्लैनेट अपॉन g फॉर अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ द अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। तो किसी और प्लैनेट का अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कैलकुलेट करना है एंड उसके मासेस अगर अर्थ के मास के फॉर्म में दिए, मतलब किसी और प्लैनेट का मास 180 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ है, किसी और प्लैनेट की रेडियस अगर अर्थ की रेडियस के डबल है, इस तरह के स्टेटमेंट अगर यूज होते हैं एंड हमें अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मालूम है कि ये चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर भी इधर उधर घूमेंगे या फिर सरफेस के ऊपर जाएंगे हाइट पे या फिर सरफेस के अंदर जाएंगे डेप्थ पे या फिर इक्वेटर टू पोल मूव करेंगे, हर बार ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वेरी होता है, चेंज होता है। तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन है या फिर चेंज है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। variation in acceleration due to gravity, variation in acceleration due to gravity। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेरिएशन स्टडी करना है तो पहला वेरिएशन हम स्टडी करेंगे विथ हाइट और उसको अपन बोल सकते हैं विथ अल्टीट्यूड, जिसको अपन h बोलेंगे। मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे भी चेंज होता है, वेरी होता है। कितना वेरिएशंस वहां पे आता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम अगर देखेंगे अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gm अपॉन r स्क्वायर। अगर हम हाइट पे जाएंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होगा, r की जगह पे हमें लेना पड़ेगा r प्लस h का होल स्क्वायर। ऐसे क्यों, देखो सेंटर से लेके सरफेस का डिस्टेंस r है, लेकिन अगर मैं h इतने हाइट पे जा रहा हूं तो मुझे ये टोटल डिस्टेंस जो है वो r प्लस h लेना पड़ेगा। अगर इनको हम डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है gh इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द हाइट, और उस हाइट के ऊपर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तो सेम फॉर्मूला gh इक्वल्स टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस ऑफ h अपॉन r ऐसे भी सिंप्लीफाई होता है, बट दिस वन इज एप्लीकेबल इफ h इज लेस देन 640 किलोमीटर। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करके दिया है कि हाइट 300, 400, 500, 600 मीटर है यानी 640 किलोमीटर से कम है तो हम ये अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके आ गया फॉर्मूला, इसलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। वहां पे 10% हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं या फिर एप्लीकेबल फॉर 10% ऑफ h एज दैट ऑफ r ये होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करते हैं, जीएच की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि जीएच जो है वो g/2 है तो हाइट कितनी होगी, या फिर हाइट अगर 4 टाइम्स ऑफ r है तो जीएच कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड पूछते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक स्टेप में आंसर मिल जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कभी कभी डेटा आपको इस फॉर्म में दिया जाता है कि जीएच इज 25% ऑफ g, ऐसे परसेंट के फॉर्म में आपको दिया जाता है डेटा। तो हमें क्या करना है, बोला जाता है कि GH अगर 25% G का हो गया तो H कितना होगा। तो सेम बात है, हमें बस क्या करना है, ये GH अपॉन G को 25/100 पुट करना है, इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है G अपॉन 1 प्लस ये G तो इधर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस
h/r का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे हम, और सिंप्लीफाई करने की वही मैथमेटिकल प्रोसेस होगी, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे, देन वहां पे यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर है, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये 5/10 बनेगा। फिर इक्वल्स टू 1/1 प्लस h/r आएगा। फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 प्लस h/r इज इक्वल्स टू 10/5 मतलब 2 बनेगा। तो h इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट ये 2 - 1 बनेगा, एंड फिर वहां पे फाइनली h इक्वल्स टू r हमें इतनी हाइट मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस फॉलो करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें ऐसे परसेंटेज के फॉर्म में दिया है कि GH इज इक्वल्स टू x% ऑफ G है, तो हम GH कैलकुलेट करने के लिए या फिर H कैलकुलेट करने के लिए सीधा सीधा 10/√(x - 1) इंटू r, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर याद हो गया तो एक स्टेप में आंसर आएगा, नहीं भी याद हो गया तो प्रोसेस याद करो, यू कैन कैलकुलेट दैट वन। तो इस तरह से अगर हम पर्टिकुलर हाइट पे जाएंगे तो होने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशन है हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला। उसी तरह से मैंने अभी बोला था कि अगर हम अर्थ के सरफेस के अंदर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, तो उस केस में भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरी होता है, चेंज होता है। एंड ये जो चेंज होने वाला, वेरी होने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है विद डेप्थ, उसको हमें अगर यहाँ पे पढ़ना है, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, देखो कि अगर ये हम अर्थ कंसीडर करेंगे, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की रेडियस है r, तो सरफेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gm/r², ये एज इट इज रहेगा। बस हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करेंगे, एज डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ये मास बनेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अर्थ स्फेरिकल है तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³। ये अगर अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे g इक्वल्स टू मिलता है 4/3 π(ρg) इंटू r। ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर क्वेश्चन में डेंसिटी रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन दे रहे हैं और हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी कि कंडीशन क्या है, देखो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, या फिर g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। दोनों भी केसेस पॉसिबल है। ये कब, अगर आपको बोला जा रहा है कि मास कांस्टेंट है तो, ये कब, अगर आपको बोला जा रहा है डेंसिटी कांस्टेंट है तो इस तरह से ये सरफेस पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिली। अगर हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, कितना अंदर, d इतने डेप्थ पे, तो ये जो हाइट यहाँ पे बचती है वो बनेगी r - d। सेम फॉर्मूले अगर वहां पे अप्लाई करेंगे तो g एट ए डेप्थ d बनेगा gm/r - d का होल स्क्वायर। फिर से मास को रिप्लेस करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, तो ये बनेगा रो इंटू 4/3 पाई देन r - d का क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे तो g एट डेप्थ d मिलेगा 4/3 पाई रो g इन ब्रैकेट r - d। अगर ये gd एंड g इन दोनों का रेशियो लेंगे gd/g, तो ये रेशियो आता है 1 - d/r। यानी कि डेप्थ पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अपन g इन ब्रैकेट 1 - d/r ये एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट हमें वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किसी भी डेप्थ पे मिल सकती है। यहां पे अगर हम कंसीडर करेंगे, हम अर्थ के सेंटर पे गए, सेंटर पे गए मतलब सरफेस से डेप्थ कितनी हो गई, सरफेस से डेप्थ हो गई इक्वल्स टू r, तो यहाँ पे ये आर कैंसिल होके 1 - 1 बनेगा 0, 0 इंटू एनीथिंग, यहाँ पे 0, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एट द सेंटर ऑफ अर्थ होता है 0। एंड इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो इसकी कंडीशन है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डिस्टेंस के साथ वैरी होता है। कैसे, सेंटर से लेके सरफेस तक स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है, मतलब जब तक ये डिस्टेंस इक्वल्स टू r नहीं बन रहा है, एंड उसके बियॉन्ड ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ऐसा क्यों, सेंटर पे 0 है वहां पे देखा है, यहाँ पे अगर देखेंगे कि जीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये r - d आ रहा है सरफेस तक, एंड सरफेस के बियॉन्ड जाएंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका वेरिएशन पहले विथ अल्टीट्यूड यानी हाइट h, एंड अभी विथ डेप्थ d हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक वेरिएशन बाकी है, दैट इज विथ लैटिट्यूड, या फिर हम उसको और उसी के साथ हम स्टडी करेंगे विथ रोटेशन ऑफ द अर्थ।
लेकिन आज जो कंटेंट हुआ है उसके ऊपर बहुत वर्कशीट मतलब क्वेश्चन के नंबर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम वेरिएशन ड्यू टू जो रोटेशन का पार्ट है वो कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट रिलेटेड जो भी बातें हैं वो कल के लेक्चर में डिस्कस होगी। आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, बहुत ज्यादा फॉर्मूले की लिस्ट हमें मिली है, तो लेक्चर के बाद पहले 1-1.5 घंटा इसके ऊपर वर्क करो, बुक में से लाइन टू लाइन रीड करो, फॉर्मूले लर्न करो, प्रिपेयर करो। तब तक मैं ग्रुप के ऊपर आपको वर्कशीट सेंड कर देता हूं, और उसके बाद कल की टेस्ट पेंडिंग है, ये वर्कशीट सॉल्व होने के बाद सेम टेस्ट आपको कल देनी है। ठीक है, सो आज के लिए